हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी के जाने के बाद मिस्टर लैन मैडम यू की तरफ देखते हैं और कुछ इशारा करते हैं। जियांग सैम्यान के इशारे को समझते हुए मैडम यू विंग को लेकर विंग के कमरे में जाती है। वो विंग को बेड पर बिठाते हुए कहती हैं, विंग विंग मेरी तरफ देखो। मम्मा जो पूछेगी आप बताओगे ना। अपनी मॉम की बात सुनकर विंग अपनी मॉम की आंखों में देखता है। वो जानना चाहता था उसकी मॉम उससे क्या पूछना चाहती है। मैडम यू हिचकिचाते हुए कहती है, क्या क्या उसने तुम्हें गलत तरीके से छुआ। मैडम यू की बात समझते हुए विंग अपने सर को नीचे कर लेता है। ये देखकर मैडम यू जल्दी से विंग के शर्ट को बटन को खोलने लगती हैं। विंग अपनी मॉम को हाथों को पकड़ते हुए अपनी मॉम की तरफ देखता है। मैडम यू विंग के हाथों को हटा देती हैं। मैं बस देखना चाहती हूँ, मुझे देखने दो। अब विंग कुछ नहीं कहता। मैडम यू जब अपने बेटे को शर्ट को 2 बटन खोलती हैं तो उनकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू भरी आंखों से अपने बेटे को देख रहे थे जो अपनी नज़रों को नीचे किए रो रहा था। मैडम यू टाइटली विंग को हक कर लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी विंग, हम तुम्हें समय पे नहीं ढूंढ पाए। आई एम सॉरी मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। तुम्हारी मम्मा दूसरों से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। विंग रोते हुए अपनी मॉम को टाइटली हग कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि उसको भी तो अपने आंसुओं को बाहर निकालना चाहिए था ना। मैडम यू जब विंग को इस तरह रोते हुए देखती हैं तो जल्दी से उसके आंसू पोंछते हुए कहती, नहीं तुम रो मत। अब मम्मा डैडा तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। यहाँ से लेकर तुम्हें दूर चले जाएंगे। देखो विंग, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे भूल जाओ। हम सब तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे उस जानवर से। अब विंग अपनी मॉम को सब सच बता देता है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो अपने मॉम को सब कुछ बता देता है और रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी मम्मा, आपका आसियान खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसने मेरे साथ जानवर की तरह सलूक किया। उसने मुझे मारा भी। रोते हुए बड़े ही मासूमियत के साथ विंग अपनी चोटों को अपनी मम्मा से दिखा रहा था। मैडम यू अपने आंसुओं को पोंछती हैं और विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूँगी। मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं हूँ ना, डरो मत। मम्मा डैडा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम सब तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करेंगे। अब चलो रोना बंद करो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अपनी मॉम की बात सुनकर विंग सिसकते हुए अपनी मॉम को हक कर लेता है और उनके गोद में ही अपना सर रखकर सो जाता है। जब मैडम यू अपने बेटे को देखती हैं कि वो सो चुका है तो मैडम यू विंग को अच्छे से बेड पर लिटा देती हैं। उसके ऊपर ब्लैंकेट करके रूम से बाहर आती हैं। जियांग सैम्यान लिविंग एरिया में बैठकर मैडम यू के आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो देखते हैं कि मैडम यू
विंग के रूम से बाहर आ चुकी हैं। मैडम यू का हाथ पकड़ते हैं और सीधा अपने रूम में लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ यानली और चैंग चैंग थे। वो अपने दो बच्चों के सामने ये सब नहीं पूछ सकते थे। जब मैडम यू जियांग सैमियन के साथ रूम में जाती है तो वो जियांग सैमियन को हग करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जियांग सैमियन पहले कुछ नहीं समझ पाते हैं। जब मैडम यू रोते हुए कहती है, उसने हमारे बच्चे को जानवर की तरह, मैं मैं कैसे कहूँ, उसने क्या किया है हमारे वेंग के साथ। मैडम यू को इस तरह रोते हुए देखकर, उनके बातों को सुनकर जियांग सैमियन की सांसें जैसे कि रुक गई हो। जियांग सैमियन मैडम यू के फेस पर अपना दोनों हाथ रखते हुए कहते हैं, यू मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ क्या विंग हमारा ठीक तो है ना? उसने उसने हमारे विंग के साथ कुछ तो नहीं किया ना? देखो। मैडम यू इस वक्त जियांग सैमियन के आंखों में नहीं देख पा रहे थे। वो अपनी नज़रों को नीचे किए हुए रो रहे थे। जियांग सैमियन मैडम यू की हालत देखकर वो समझ जाते हैं। उनके आंखों में आंसू थे। मैडम यू रोते हुए कहते हैं, उसने हमारे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ा। उसने एक मासूम से बच्चे को हर्ट किया। क्यों किया उसने मेरे बेटे के साथ? मासूम विंग के साथ क्यों किया? क्या उसे कोई और नहीं मिला जो उसने हमारे बेटे के साथ किया? क्यों उसने मारा पीटा? उसने हमारे बेटे के साथ जबरदस्ती किया। मेरा विंग पूरी तरह से टूट चुका है। मैं अपने विंग की प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। क्यों क्यों मेरे बच्चे को ही सब तकलीफ फेस करना पड़ता है? क्या वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकता? क्या उसके लाइफ में प्रॉब्लम कम थी जो ये आ गया? मैडम यू को टाइटली जियांग सैमियन हक कर लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, यू तुम फिक्र मत करो। हमें जैसे ही ये लगेगा कि हम विंग को यहाँ से दूर ले जा सकते हैं तो हम बहुत दूर लेकर जाएंगे, जहाँ उस इंसान की साया भी हमारे विंग के ऊपर ना पड़े। मैडम यू रोते हुए कहती, हम हम अपनी बेटी को यहाँ से दूर ले जाएंगे। हाँ, मैं इतनी दूर ले जाऊंगी कि वो ढूंढ भी नहीं पाएगा। जियांग सैमियन मैडम यू को चुप कराते हुए कहते हैं, हाँ यू, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे जहाँ वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसे जो करना था उसने कर लिया। पर तभी मैडम यू रोते हुए कहती है, हम पुलिस में जाएंगे, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जियांग सैमियन मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं यू, पुलिस हमारा मदद नहीं कर सकती। हमारा मदद कोई नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती वो कौन है। इस चाइना में उसका ही राज है। वो कुछ भी कर सकता है। वो लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। लोगों को दिल में डर पैदा करने के लिए उसका नाम ही काफ़ी है। हम उसके आगे कुछ भी नहीं हैं। यहाँ हमारा कोई मदद नहीं करेगा। हम बस सही समय का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम यहाँ से विंग को लेकर भाग जाएंगे। हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ वो हमारे विंग तक कभी ना पहुँच पाएगा। अब तुम रोना बंद करो। जियांग सैमियन की बात सुनकर मैडम यू अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, मेरा बेटा वीक हो चुका है। मुझे जल्दी से उसके लिए कुछ बनाना है। वो बहुत डरा हुआ है। हमें उसके साथ रहना चाहिए। जियांग सैमियन हाँ में सिर हिलाते हैं। हाँ यू, हम सब विंग के साथ हैं। ये बोलकर जियांग सैमियन मैडम यू को आंसुओं को पोंछते हैं। मैडम यू सीधा किचन में चली जाती हैं और विंग के लिए
कुछ बनाने लगती हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में था। वो डर के वजह से वो अपने रूम से एक बार भी बाहर नहीं निकला था। मैडम शू, जियांग सैमियान, यानली, जियांग चेंग सभी लोग उसके रूम में आए, पर उसने सबसे ये कहा कि वो अकेला रहना चाहता है। उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। जब वो थोड़ा बेटर फील करेगा तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। विंग की बात सुनकर, विंग की बात को समझते हुए सभी लोग विंग को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। जियांग सैमियान लिविंग एरिया में बैठकर बार बार विंग के रूम की तरफ देख रहे थे। तभी मैडम यू आती है तो देखती है उनका हस्बैंड कब से विंग के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। वो बहुत उदास लग रहे थे। मैडम यू जियांग सैमियान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, क्या हुआ? वो अभी बाहर नहीं आएगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही बाहर आ जाएगा। आपको तो पता है ना, वो अकेला नहीं रहता। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। मैडम यू की बात सुनकर जियांग सैमियान उदास होते हुए कहते हैं, वो अभी तक बाहर नहीं आया। वो जब से आया है तब से वो रूम से बाहर नहीं निकला। मुझे उसके लिए फ़िक्र हो रही है। क्या हमें एक बार जाकर देखना चाहिए? मैडम यू जियांग सैमियान की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है आपको आशियान की फ़िक्र हो रही है, पर उसने कहा है जब वो ठीक हो जाएगा तो वो खुद बाहर आ जाएगा। हमारा बच्चा हमारे आंखों के सामने है, उसे कुछ नहीं होगा। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत करो, वो आपका ही बेटा है, हमारी तरह स्ट्रॉन्ग भी हैं। जियांग सैमियान स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ, वो हमारी तरह स्ट्रॉन्ग है। हमारा बेटा इतना जल्दी हार नहीं मान सकता। उसे इन सब चीज़ों से लड़ना होगा। तभी मैडम यू जियांग सैमियान को कई सारी कार की आवाज़ सुनाई देती है। जियांग सैमियान डोर को तरफ देखते हैं। काफ़ी सारे बॉडीगार्ड वहाँ खड़े थे जो अपना पहरा दे रहे थे। तभी वहाँ वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी के हाथों में गन था, उसके फेस पर मार्क था। वांग जी देखने में डरावना लग रहा था। उसकी आंखें जो पूरे गोल्डन थे, जिसे देखकर कोई भी एक पल के लिए डर सकता था। जियांग सैमियान वांग जी को अपने घर में देखकर गुस्से से खड़े होते हैं और वांग जी के सामने आकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फिर से आ गए? वांग जी जियांग सैमियान को देखकर गुस्से में कहता है, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि कोई अपने मेहमान से कैसे बात करता है? क्या आप अपने मेहमान से इसी तरह बात करते हैं? जियांग सैमियान गुस्से में कहते हैं, तुम एक राक्षस हो और राक्षस से कैसे बात की जाती है वो मुझे अच्छे से पता है। तभी वांग जी गुस्से में जियांग सैमियान की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, अच्छा, तो आपने इतना जल्दी ही पहचान लिया मुझे। क्या आप मेरे हाथों मरना चाहते हैं? वांग जी की बात सुनकर मैडम यू डरते हुए इन दोनों के बीच में आ जाती हैं और कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब तुम यहाँ से जाओ। मैडम यू की बात सुनकर वांग जी मैडम यू की तरफ देखते हुए कहता है, तो आप काफ़ी समझदार लगती हैं मुझे। क्या आपको नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ अपने बेबी बॉय के लिए आया हूँ। वांग जी की बात सुनकर मैडम यू गुस्से से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो अभी छोटा है और तुम उससे काफ़ी बड़े हो। तुम्हें वो सब करते वक्त शर्म नहीं आई? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है तुम्हें? मैडम यू की बात सुनकर वांग जी का तो गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर आ चुके थे।
वांग जी गुस्से से मैडम यू के सर पर कान पॉइंट करते हुए कहता है, मेरे माँ बाप को बीच में मत लाइए। आपको मुझे जो कहना है आप मुझे कहो, पर मेरी मॉम डैड को बीच में मत लाओ, वरना मैं मार डालूँगा। मैं आप सबको इसलिए ज़िंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बेबी बॉय के आँखों में आंसू नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता वो अनाथ हो जाए। अब चलो, मुझे ये बताओ मेरे बेबी बॉय कहाँ हैं? वांग जी की बातों का जियांग सैमियान मैडम वे पर कोई असर नहीं होती। तभी वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से हर एक रूम को चेक करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक डोर पर जाती है जो काफ़ी देर से बंद था। उस डोर को देखकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मिल गया। ये बोलकर वांग जी पिंक के रूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही ये जियांग सैमियन मैडम यू देखते हैं तो वो वांग जी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी के कई सारे गार्ड मैडम यू और जियांग सैमियन को आगे आ जाते हैं, जिस वजह से वो वांग जी को अंदर जाने से नहीं रोक पाते हैं। वांग जी सीधा रूम के अंदर एंटर होता है तो देखता है विंग अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था। वो बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी डोर को बंद कर देता है और अंदर जाकर विंग के हाथों से उसका फ़ोन ले लेता है। जैसे ही विंग ये देखता है तो वांग जी के हाथों से फ़ोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी फ़ोन को विंग से दूर कर देता है। विंग उछलते हुए वांग जी के हाथों से वो फ़ोन छीन लेता है और कहता है, आप मुझसे दूर रहिए। विंग को गुस्से में देखकर वांग जी विंग को अपनी गोद में उठा लेता है। फिर उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, आखिर तुम मुझसे दूर रहना ही क्यों चाहते हो? मैं हूँ तुम्हारे इतना करीब आना चाहता हूँ और तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाला। ये बोलकर वांग जी अपना हाथ पिंक के स्टमक पर रखता है और धीरे से अपने हाथ को वहाँ घुमाने लगता है। विंग डरे हुए नज़रों से वांग जी के आंखों में देख रहा था। वांग जी विंग के आंखों में देखते हुए कहता है, तुम जब भी मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं गुस्से से पागल हो जाता हूँ। और शायद यही वजह है जो मेरा ऑब्सेशन तुम्हारे लिए और बढ़ जाती है। वांग जी की बात सुनकर विंग डर जाता है। विंग के आंखों में डर देखकर वांग जी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। वांग जी विंग के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए बेबी बॉय। मैंने तुम्हें कैद कर लिया है, अब तुम मुझसे कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी के गोद से उतारने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे। ये बोलकर विंग वांग जी के गिरफ्त से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को वांग जी से नहीं छुड़ा पा रहा था। वांग जी विंग के ब्यूटीफुल फेस को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ बेबी बॉय, और मैं चाहता हूँ तुम उसे पहनो। स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए वो ड्रेस मंगवाया है। मैं देखना चाहता हूँ वो ड्रेस तुम पर कैसी लगेगी। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, मुझे मुझे कुछ नहीं करना। मैं आपकी बात क्यों मानूं? छोड़ो मुझे, जाने दो आप। मैं आपका लाया हुआ ड्रेस नहीं पहनूंगा। आप अपना ड्रेस अपने पास रखो। विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से से
विंग के बालों को टाइटली पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारे सिची और भाई को भी मार दूंगा। विंग के पास वांजी की बात सुनकर विंग रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे मॉम डैड को कुछ मत करना, मेरे भाई और सिसी को भी जाने दो, मुझे पहनने हैं ना, मैं पहनूंगा, मुझे वो कपड़े दे दो, मैं पहनूंगा, पर उन्हें कुछ मत करना, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। विंग की बात सुनकर वांगजी डेविल स्माइल करता है और वो जो बैग लेकर आया था विंग की तरफ करते हुए कहता है, ये लो तुम्हारे लिए बेबी बॉय। वांगजी की बात सुनकर विंग उस बैग की तरफ देखता है और बैग को अपने हाथ में लेते हुए वहाँ से बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वांगजी विंग के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो। विंग इनोसेंट आंखों से वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आपने कहा ना मैं मुझे क्लोथ पहनने को, तो मैं वही जा रहा हूँ चेंज करने। विंग की बात सुनकर वांगजी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम मेरे सामने ही क्लोथ चेंज करोगे। अब चलो बिना देर किए इसे जल्दी से चेंज करो, मैं भी देखना चाहता हूँ ये क्लोथ तुम पर कैसे लग रहे होंगे। वांगजी की बात सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू भरी आंखों से वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपके सामने अपना क्लोथ चेंज कैसे करूँगा। वांगजी विंग के फेस पर अपने फिंगर को मूव करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें नेकेड कितनी बार ही देख लिया है, ये पहली बार तो नहीं जो मैं तुम्हें नेकेड देख रहा हूँ, मैंने तुम्हें बिना कपड़ों को देख लिया है, इसलिए तुम मेरे सामने ही अपनी क्लोथ चेंज करोगे। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि हमारे बीच कितनी बार वो सब हो चुका है जो एक कपल करते हैं। मैंने तुम्हें हर जगह टच किए हैं और तुम अब भी मुझसे शर्मा रहे हो। वांगजी की बात सुनकर विंग अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेता है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वांगजी ने उसके साथ क्या किया है। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, उसे अपने आप से घिन आ रही थी। अब वांगजी विंग के पास आता है और कहता है, चलो आज तुम्हें अपने हाथों से रेडी करूँगा। ये बोलकर वांगजी जबरदस्ती विंग के क्लोथ को उतारने लगता है, लेकिन तभी वांगजी विंग को लेकर बेड पर चला जाता है। वांगजी विंग को निकट देखकर अपना कंट्रोल खो बैठा था। वो विंग के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। वांगजी ने अपने हाथों से विंग के हाथों को जकड़ रखा था। वो पागलों की तरह विंग के लिप्स को टेस्ट कर रहा था क्योंकि वांगजी अपना कंट्रोल खो चुका था। अब खुद पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वांगजी किस को ब्रेक करता है और जल्दी से अपने शर्ट को नीचे उतार कर फेंक देता है और वो अपने अपने नीचे के क्लोथ को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी में उतार नहीं पा रहा था। वांगजी ने विंग को पहले से ही नेकेट कर चुका था। वांगजी पागलों की तरह विंग के बॉडी पर सब कर रहा था, लिख कर रहा था और वो बाइट कर रहा था। जैसे जैसे वांगजी विंग के बॉडी पर बाइट कर रहा था, विंग दर्द से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन वो नहीं चिल्ला सकता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मॉम डैड को ये सब पता चले। वांगजी पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो पागलों की तरह विंग को नोच रहा था, खरोच रहा था। वांगजी जल्दी से विंग के पैरों को अपने कमर के अराउंड लपेट लेता है और विंग के ऊपर झुकते हुए उसके लिप्स को
किस करने लगता है। तभी अचानक वांग जी के फ़ोन बजने लगते हैं। फ़ोन की आवाज़ सुनकर वांग जी अपने होश में आता है। जब वांग जी स्क्रीन पर देखता है तो लैंसिजन का नाम शो हो रहा था। वांग जी कॉल को अटेंड करता है। तभी लैंसिजन दूसरी तरफ से कहते हैं, वांग जी तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम विंग के पास हो? अगर तुम विंग के पास हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम विंग के साथ कुछ मत करना। वो अभी छोटा है और वो बीमार भी है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे। उसकी बॉडी इस वक्त वीक है। इस हालत में तुम उसके साथ ये सब करोगे तो शायद वो तुम्हें सह नहीं पाएगा। लैंसिजन की बात सुनकर वांग जी बिना कुछ बोले कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। विंग अपने आंसू भरे वांग जी आंखों से वांग जी को देख रहा था। उसके हाथ पांव डर से कांप रहे थे। वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, तुम आज बच गए। मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे अगली बार नहीं बचोगे। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग के ऊपर से हट जाता है और विंग की तरफ कपड़े देते हुए कहता है, ये लो, इसे जल्दी से पहन लो। ये बोलकर वांग जी विंग के कपड़े विंग की तरफ फेंकता है और अपनी शर्ट लेकर बटन को बंद करते हुए कहता है, ये लो, इस ड्रेस को जल्दी पहनो। हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। रेडी हो जाओ। ये बोलकर वांग जी अपनी शर्ट को बंद करते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठ पाए। उसे अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, जिसे महसूस करके विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो कुछ कर सके। विंग ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर कर लेता है। ये देखकर वांग जी गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? ये बोलकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है, जो बहुत वीक लग रहा था। उसकी हालत ये वांग जी ने ही किया है। हालांकि वांग जी ने अभी विंग के साथ इंटीमेट भी नहीं हुआ था, लेकिन विंग के साथ साथ उसने जितना भी किया था विंग की हालत खराब करने की, वो काफ़ी थे। वांग जी देख पा रहा था कि विंग को अपने बॉडी में कितना पेन हो रहा था। वांग जी कुछ देर तक विंग को ऐसे ही देखता रहता है। फिर वो विंग के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाता है और बाथरूम की तरफ लेकर उसे चला जाता है। वांग जी विंग को अच्छे से फ्रेश करता है। वांग जी विंग को अच्छे से बाथ दिलाने के बाद उसे टॉवल में लपेटकर उसे लाकर बेड पर बैठा देता है। वांग जी टाइटली विंग को हग कर लेता है। तुम ठीक हो ना? विंग कुछ नहीं कहता। वो वांग जी के चेहरे को देखकर समझ नहीं पा रहा था। वांग जी के फेस पर कोई इमोशन नहीं था। वांग जी ने आज तक विंग ने आज तक वांग जी के फेस को नहीं देखा था, क्योंकि वांग जी जब भी विंग के साथ वो सब करता था तभी वो लाइट को ऑफ कर देता था, जिस वजह से पूरी अंधेरे में भी विंग वांग जी को नहीं देख पाता था। और जब भी लाइट को ऑन करता था तो वांग जी अपने माउथ को लगाकर लाइट को ऑन करता था। वांग जी हक को ब्रेक करता है और कमर के पास जाकर विंग के लिए नाइट सूट लेकर आता है और उसे पहनाते हुए कहता है, तुम अभी ठीक नहीं लग रहे हो और मैं इस हालत में तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता, इसलिए तुम सो जाओ। वांग जी विंग को क्लोथ पहनाने के बाद बेड पर आता है, जो काफ़ी छोटा था। वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है और वो विंग के गोद में ही सो जाता है। वो दोनों
एक दूसरे को हक करके सो रहे थे।